आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में सामान्य भविष्य काल कहते हैं। भविष्य मतलब इसमें होने वाले जो काम होगा उसके बारे में जिक्र किया जाता है, अर्थात फ्यूचर में होने वाले कार्य के बारे में जिक्र किया जाता है। जिसकी पहचान क्या है, आइए देखते हैं। इस टेंस में कार्य आने वाले समय में होता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आइए इसके वाक्य देखते हैं कैसे वाक्य होते हैं। जैसे देखिए, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। मैं कल लखनऊ जाऊंगा तो आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो। मैं कल लखनऊ जाऊंगा। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। भविष्य में जो काम होने वाला होता है उसके बारे में इसमें बताया जाता है, जिक्र किया जाता है। अपने मन मस्तिष्क में या किसी से बात किया जाता है तो कहा जाता है कल मैं अपना काम करूंगा, मैं पढ़ूंगा, कल मैं इस विषय की तैयारी करूंगा, कल मैं सुकरौली जाऊंगा, कल मैं बाजार करके आऊँगा। मतलब इस प्रकार की वाक्यों के बारे में इस वाक्य में बताया जाता है। तो इसको बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल और शैल का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया। यही स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं कल बाजार जाऊंगा। तो मैं का क्या होता है, आई शैल गो टू दी मार्केट टुमारो। मतलब आने वाले कल के लिए टुमारो लगता है। वहीं पे बीत गया मतलब जो चला गया है उसके लिए भी जैसे मैं अपना काम कर लिया, तो इस स्थिति में कल के लिए वेस्टरडे का प्रयोग होगा। अर्थात भूतकाल में जब कल की बात किया जाएगा तो वेस्टरडे का प्रयोग होगा। यहीं पे जब भविष्य काल में कल की बात होगा तो हम उसके लिए टुमारो का इस्तेमाल करते हैं। वह एक बाल्टी खरीदेगी। वह एक बाल्टी खरीदेगी तो वह मतलब सी मीन्स क्या होता है, वह। उसके बाद एक क्या खरीदेगी, सी विल बाई। यहाँ पे सी विल बाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फार्मूला है सभी के लिए। तो आपका ये क्या हो जाता है, सबसे पहले वह क्या हिंदी में सब्जेक्ट है, ठीक। वर्ब क्या है, खरीदेगी, ठीक। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट क्या है, बाल्टी, एक बाल्टी। यहाँ पे ये होता है। तो सी का क्या हो जाता है, सी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे विल जो है, यहाँ पे विल जो है, विल हेल्पिंग वर्ब है। इसके लिए गागेगी के लिए विल या शैल लगाया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी विल बाई अ बकेट, और बकेट मतलब बाल्टी। अब यहाँ पे नोट में देखिए, मतलब किसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट हैं कि यहाँ पे मतलब किस सब्जेक्ट के साथ विल और किस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा, इसको भी जान लें। आई तथा वी के साथ समानतः शैल का प्रयोग करते हैं। अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन एक कंडीशन और होता है, जब किसी वाक्य में मतलब किसी बात पे जोर दिया जाता है या हठ किया जाता है या निश्चय प्रकट किया जाता है, तो उस स्थिति में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं एवं अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। मतलब अपोजिट हो जाता है। समानतः आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य में हठ की बात की जाती है या निश्चय प्रकट होता है तो इस प्रकार के वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, बाकी सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग। ये देखिए स्ट्रक्चर है। यदि नकारात्मक वाक्य होंगे तब, नेगेटिव सेंटेंस होंगे तब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात विल शैल, उसके पश्चात नॉट लिखते हैं क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। कुल मिला करके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, अर्थात विल और शैल के पश्चात नॉट लिख करके हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट टॉक टू यू नाउ। मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा। रागनी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, तो रागनी विल नॉट ओबे यू। ओबे मतलब आज्ञा पालन करना या कहना मानना, ओबे ई वाई। तो रागनी विल नॉट ओबे यू। यहाँ पे तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वह तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएगी। यहाँ पे वह लिखा गया है, टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। जब वह तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक। अब वह तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएंगे तो हो जाएगा ही, ठीक। पुरुष मतलब पुरुष का बोध होगा तो ही हो जाएगा, जब स्त्री का बोध हो जाएगा तो सी हो जाएगा। और जब ऐसा होगा कि हम लोग तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाएंगे तो
यू ए वाला बनेगा, जो लिखा गया टाइप किया गया है इसके अनुसार बनेगा। वी शैल नॉट गो टू दिल्ली विथ यू। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में क्या होता है ये समझ लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, जिसमें यस या नो में जवाब दिया जाता है, जैसे क्या तुम गोरखपुर जाओगे, क्या तुम गोरखपुर से आओगे, क्या तुम खाना खाओगे, मतलब इस प्रकार का। या क्या मैं गोरखपुर जाऊंगा, क्या मैं गोरखपुर से आऊँगा, क्या वह गोरखपुर जाएगा, क्या वह गोरखपुर से आएगा, मतलब इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है जिसमें जवाब यस या नो में मिलता है। दूसरा होता है वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो दोनों का बनाने का प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ यस या नो टाइप वाले में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। जैसे पहले नंबर पे दिख रहा है विल और शैल क्या है, सबसे पहले आ गए हैं। उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। लेकिन यहीं पे जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। उसके पश्चात ऊपर वाले के अनुसार स्ट्रक्चर के अनुसार सेम बना देते हैं। विल, शैल, सब्जेक्ट, क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बना देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझ। क्या दादाजी आज कहानी सुनाएंगे, क्या दादाजी आज कहानी सुनाएंगे। तो देखिए क्या जो है वाक्य के पहले आ गया, तो सबसे पहले हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। तो यह सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सर टेल दी स्टोरी टुडे, विल ग्रैंडफादर टेल दी स्टोरी टुडे, ये हो जाएगा पहले का। दूसरे का देखिए क्या तुम अपने मित्र से रुपए उधार लोगे, तो विल यू बैरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, विल यू बैरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने मित्र से रुपए उधार लोगे। अगला है आप कल कहाँ जाएंगे, आप कल कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। अगला देखिए यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया गया है, इसको आपको खुद ही करना है। जैसे मैं कल मुंबई जाऊँगा, तो इसको आप खुद करके लाएंगे यहाँ पे। दूसरा है क्या तुम्हारे भाई साहब तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, क्या तुम्हारे भाई साहब तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, ये भी आपको खुद करना होगा। अगला देखिए हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी होमवर्क है, आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। विल यू स्लीप नाउ, तो यह इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में आप आगे माई सिस्टर विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, इसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पिछली वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपूर्व भविष्यकाल। तो आइए जानें इसकी पहचान क्या होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कैसे आएंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या होंगे, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित वाक्य होगा, अर्थात साधारण वाक्य होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, जैसे कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी और शैल बी एक ही का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ। यहाँ पे जैसे आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे, और बाकी शेष के साथ क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आई एन जी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दी डॉग्स। देखिए यहाँ पे रहता कुत्ता तो एक वचन रहता, तो दी डॉग होता है, डॉग्स में डॉग में यस नहीं लगता, यहाँ पे कुत्ते हैं यानी यहाँ बहुवचन हो गया। तो दी डॉग्स विल बी बार्किंग ऑन द रोड, द डॉग विल बी बार्किंग ऑन द रोड, कुत्ते सड़क पर भौंक रहे होंगे। तो यहीं पे जब आई और वी रहता द डॉग के स्थान पे, तो यहाँ पे शैल बी का प्रयोग होता। बाकी आई और वी के बाद जितने भी कर्ता होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उसके साथ विल बी का प्रयोग होता है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। हम मैच खेल रहे होंगे, हम मैच खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग दी मैच, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। लिया गया। अगला है
बकरी घास खा रही होंगी, बकरी घास खा रही होंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, द गोट विल बी ईटिंग ग्रास, द गोट विल बी ईटिंग ग्रास। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई और विल रहता है, तो यहाँ पे सेल भी लगता है। बाकी जब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। आइए नेगेटिव से संबंधित वाक्य देखते हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। जब वाक्य नकारात्मक होगा तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार विल बी, शैल बी, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। अर्थात विल बी हम लिखते हैं तो विल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया है, या तो इसको विल नॉट बी लिख सकते हैं, विल नॉट बी, या शैल नॉट बी ऐसे लिख सकते हैं। विल नॉट बी या शैल नॉट बी ऐसे लिखा जा सकता है। अगला है मछुआरा मछलियाँ नहीं पकड़ रहा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे दी, यहाँ पे दी नहीं लिखा गया है, दी फिशरमैन विल नॉट बी कैचिंग द फिश। तो यहाँ पे विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, या अर्थात इसमें यही ध्यान देना है कि नॉट कहाँ लगता है, विल बी के बीच में नॉट लगता है। बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बच्चा, तो बच्चा का क्या हो जाएगा, दी बेबी, और उसके बाद विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा। अगला है बढ़ई कुर्सी नहीं बना रहा होगा, दी कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग दी चेयर, दी कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग दी चेयर। बट इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो हम बता दें। पहला क्या होता है, यस या नो टाइप। पहला जो होता है यस या नो टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें यस या नो में जवाब दिया जाता है। जैसे क्या वो गोरखपुर से आ रहा होगा, क्या तुम खाना खा रहे होगे, इसका बहुत सारा एग्जांपल दिया है इंटरगेटिव का। जैसे क्या मोर नाच रहा होगा, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा, ये होता है फर्स्ट टाइप के यस या नो टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसका एग्जांपल है। और जब वाक्यों के बीच में, दूसरा होता है वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आएगा, WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है तब। तो आइए पहला देखते हैं, जब क्या से प्रारंभ होता है तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, यह जब क्या से प्रारंभ होगा वाक्य तब होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, कर्ता के अनुसार विल और शैल का प्रयोग करते हैं, कर्ता के अनुसार दोनों प्रयोग नहीं होगा, एक होगा। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात बी लिखते हैं, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह देख लीजिएगा, जब यही क्या से वाक्य प्रारंभ होगा तथा नकारात्मक होगा तब क्या करेंगे, तो उस स्थिति में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बस बाकी सब स्ट्रक्चर यही होगा। जैसा एग्जांपल देखिए नीचे दिया गया है, पहला क्या मोर नाच रहा होगा, तो क्या मोर नाच रहा, विल दी पीकॉक बी डांसिंग, क्या मोर नाच रहा होगा, विल बी पीकॉक बी डांसिंग। यही रहता क्या मोर नहीं, यहाँ पे नहीं रहता क्या मोर नहीं नाच रहा होगा, तब क्या मोर नहीं नाच रहा होगा, तो रहता विल बी दी पीकॉक, यहाँ पे पीकॉक के बाद नॉट रहता, नॉट बी डांसिंग। जब नकारात्मक वाक्य रहता तब इंटरगेटिव में यस या नो टाइप में। और जब WH टाइप अर्थात वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी देख लीजिए। उसको हम क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप कहते हैं। उसमें सबसे पहले उसका स्पेलिंग लिखा जाता है, जिसको QW क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब ऊपर के अनुसार, विल शैल कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट, उसके पश्चात बी, क्रिया की प्रथम अवस्था में ING, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। यह भी जब नकारात्मक होगा तो इसमें भी वही काम करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करते हैं। आइए एग्जांपल इसका देखते हैं। उसका एग्जांपल देखिए, जब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे रहेगा तब। तीसरा देखिए, माली बगीचे से फल क्यों तोड़ रहा होगा, माली बगीचे से फल क्यों तोड़ रहा होगा। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम QW कहते हैं, QW कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखा गया है Y, ठीक। उसके पश्चात क्या लिखते हैं, ऊपर लिखा गया है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, यहाँ लिखते हैं ना शैल या विल लिखते हैं। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए विल का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात ए द गार्डनर, ये सब्जेक्ट है। उसके पश्चात बी लिखा गया है, उसके बाद बी लिखते हैं स्ट्रक्चर में। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाते हैं। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम लिखते हैं इसको बनाने में, वही इसमें किया गया है। सबसे पहले QW लिखा गया है, सबसे पहले Y का लिखा गया, उसके बाद विल द गार्डनर बी प्लकिंग
दी फ्रूट्स फ्रॉम दी ऑर्चार्ड या फ्रॉम दी गार्डन भी हो सकता है। अगला देखिए, अगला दिया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वे अब घर पर क्या कर रहे होंगे, वे अब घर पे क्या कर रहे होंगे। तो इसको आपको खुद बनाना होगा। या क्या है, वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, तब आता है। तो इसको सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिख के बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखिएगा, और सबसे पहले उसके पास क्या लिखते हैं, विल और शैल, कर्ता के अनुसार। उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात अदर कुछ आता है तो लिख के बनाते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। तो इसी के अनुसार ये बनेगा। सुनीता अपना पाठ याद कर रही होगी, ए बी जी ये बन सकता है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके पश्चात विल शैल प्लस ये शैल है, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। अगला है, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ रही होगी, पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ रही होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें नाट आया है, इसमें नाट का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्यू डब्ल्यू, ठीक, उसके पश्चात विल और शैल, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात नाट, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। ऐसे लिख के बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएंगे तब। जब क्या से प्रारंभ होगा तो सिर्फ यही क्यू डब्ल्यू हट जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। नकारात्मक होगा तब, और जब नकारात्मक नहीं होगा तो नाट हट जाएगा इसमें। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला दिया है इंग्लिश में, इसको हाउ विल यू बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, हिंदी में बदलेंगे आप। दी केटल विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी आप इंग्लिश में हिंदी में बदलेंगे। हु विल बी स्टैंडिंग एट द गेट, ये भी आप क्या करेंगे, हिंदी में। स्वागत है, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्व भविष्यकाल। तो आइए हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या, इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। प्रायः ऐसे वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। मतलब यहाँ पे पाया छूट गया है, मतलब एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाता है। पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बाद वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, अर्थात बनाते हैं। पहले जो समाप्त होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अब बाद में जो समाप्त होगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब आइए देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर पहले का है अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित वाक्यों का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, उसके पश्चात विल हैव लिखते हैं या शैल हैव लिखेंगे। उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था में एक बात समझ लीजिएगा, वह कोई भी परफेक्ट टेंस हो, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब का थर्ड रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड रूप लिखने के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात अदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लिख करके बनाते हैं। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब नकारात्मक यही रहेगा तो शैल है या विल है के बीच में नाट लगाते हैं। अब कर्ता के अनुसार विल हैव शैल हैव का प्रयोग होगा। आपको मालूम होगा कि आई और वी के साथ शैल हैव लगता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगता है। यदि कोई विशेष कंडीशन रहेगा उसके अनुसार कभी कभी अन्य कर्ताओं के साथ भी शैल हैव का प्रयोग हो जाता है, लेकिन जनरल कंडीशन में आई और वी के साथ ही शैल हैव लगता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माताजी अब तक खाना पका चुकी होंगी, माताजी अब तक खाना पका चुकी होंगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले काम क्या हो रहा है, सबसे पहले काम खाना पकाने का है। तो मदर विल हैव कुक्ड, मदर विल हैव कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है। द फूड बाय नाउ, मतलब माताजी अब तक खाना पका चुकी होंगी। दूसरा देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी।
तो सबसे पहले क्या काम हो रहा है, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो पहले गाड़ी छूटने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले वो बनेगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रिच द स्टेशन। अब देखिए जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई इस वाले को, इसको इतना जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट, इसको फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पी मतलब प्रेजेंट, आई मतलब इंडेफिनिट, टी मतलब टेंस। आई मतलब यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ पे पी परफेक्ट है टेंस, इसमें बदलते हैं। अगला देखिए तीसरा, दिवाली से पूर्व सब लोग अपने मकानों में सफेदी करा चुके होंगे। अपने मकानों में दिवाली से पूर्व सब लोग अपने मकानों में सफ़ेदी करवा चुके होंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे अपने मकानों में सफ़ेदी करवा चुके होंगे, उसको बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाकी को सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। तो ऑल द पीपुल विल हैव गॉट देयर हाउसेज वाइट वॉश्ड बिफोर दिवाली। ऑल द पीपुल विल हैव गॉट देयर हाउसेज वाइट वॉश्ड बिफोर दिवाली। अगला हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ विल हैव या शैल हैव रहता है, तो विल और हैव के बीच में या शैल और हैव के बीच में हम नार लगा देते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है, विल हैव लिखा गया है, विल शैल, उसके पश्चात यहाँ पे नाट लगा है, बाकी उसके पश्चात हैव लगा है, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं इसमें, सिर्फ वाक्य बदल जाता है और हम विल हैव के बीच में, जैसे यहाँ पे सब जनरल क्या लिखते हैं, विल हैव, तो विल हैव तो यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट हैव, ऐसे लिखेंगे। यहाँ यही लिखते हैं शैल हैव, तो हो जाएगा शैल नॉट हैव, ऐसे जनरली हो जाएगा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा और कुछ नहीं करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वे अब तक पार्क में नहीं टहल चुके होंगे। दे विल नॉट, यहाँ देखिए हैव वॉक्ड इन दी पार्क बाई नाउ। अब तक के लिए बाई नाउ का प्रयोग करते हैं, वो अब तक पार्क में नहीं टहल चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे विल हैव है तो इसके बीच में नार लग गया है यहाँ पे। ठीक, हमारे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। यहाँ पे देखिए द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर वी रिच द स्टेशन। यहाँ पे अब यहाँ पे नाट कहाँ लगेगा, यहाँ पे विल हैव के बीच में यहाँ पे नाट लगा है, यहाँ पे विल हैव के बीच में नाट लगा है। अगला देखिए तीसरा, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी होगी। तो द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर आई रिच द स्टेशन। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक किस में बनाया गया है, इसको हम किस में बनाए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ से सही से लिखा नहीं पा रहा इस पेन से। और नीचे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ए और ए, इसको हम किस में बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए हैं। तो इसको आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप, जिसमें क्या करके प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या तुम जा रहे होगे। एक होता है वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो दोनों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले विल हैव रखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट रखते हैं, उसके पश्चात हैव रखेंगे क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले विल
या शैल कर्ता के अनुसार, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात है रूप, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी रूप, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात अदर ऑब्जेक्ट दिया हो तो लगा के बनाते हैं। यही जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा तो इसमें कुछ नहीं करते हैं। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है नंबर 1, इसके पहले सिर्फ QW वाला पार्ट लिख देंगे, QW अर्थात जिस शब्द का प्रयोग किया गया होगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे क्यों तो वाई लिखेंगे, कैसे लिखा है तो हाउ लिखेंगे, उसके पश्चात ऊपर जैसा पूरा लिखा गया है सेम टू सेम, कोई चीज़ नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। माता जी के जागने से पहले तुम्हारी बहन स्कूल क्यों जा चुकी होगी? वाई विल योर सिस्टर हैव गॉन टू स्कूल बिफोर दी मदर गेट्स अप। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, बाकी जो बाद में काम होता है उसको क्या बदलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ऊपर वाला काम देखिए, इसको पहले समाप्त होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदला गया है ये वाला, और नीचे वाले को किस में बदला गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला एग्जांपल देखिए, दूसरा, क्या गाड़ी छूटने से पूर्व वह स्टेशन पहुंच चुका होगा? विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऊपर हम किस में बदल दिए हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और नीचे वाले वाक्य को यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला देखिए, इस वर्ष के अंत तक कौन अवकाश प्राप्त कर चुका होगा? अब इस वर्ष के अंत तक कौन, यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे कौन जो है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु विल हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हु विल हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो रिटायर मतलब अवकाश प्राप्त कर चुका होगा इस वर्ष के अंत तक, जो कौन रिटायर हो चुका होगा। तो यहाँ पे कौन जो है सब्जेक्ट बन रहा है, तो हु विल हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब आगे देखिए, पहला अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सूर्य डूबने से पहले किसान खेतों से अगला देखिए, होमवर्क दिया गया है। सूर्य डूबने से पहले किसान खेतों से लौट चुके होंगे। तो ये नहीं रहेगा ये वाला, तो इसका ये रहेगा सूर्य डूबने से पहले किसान खेतों से लौट चुके होंगे। तो इसको आपको खुद बनाना है, ये होमवर्क है। और देखते आरंभ होने से पूर्व दर्जी हमारे ऊनी कपड़े क्यों नहीं सी चुका होगा। ये भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगला देखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है, वेयर विल दे हैव गॉन एट दिस टाइम। आपको हिंदी में बदलना है, इंग्लिश में दिया गया है। दूसरा देखिए, ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर ब्रेकफास्ट। आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको पूर्ण अपूर्व भविष्यकाल या पूर्ण निरंतर काल भी कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया गया होता है। यही सबसे खास बात है, समय, यानी इसमें टाइम दिया गया होता है। जब टाइम नहीं दिया गया होगा तो यह इसमें बदल जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। जब टाइम नहीं रहेगा तब, और जब टाइम दिया गया होगा तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखा गया, उसके पश्चात विल हैव बीन कर्ता के अनुसार, शैल हैव बीन कर्ता के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, और इसके लास्ट में निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित समय रहेगा तो फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। किसमें?
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह 2 घंटे से, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। ही विल हैव बीन, इसके साथ ही के साथ विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटे से, 2 घंटा निश्चित नहीं है, इसलिए फार का प्रयोग किया गया है। वह किसके लिए, यहाँ पे वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये फार इसके लिए, मेरी के लिए आया है, और ये फार टाइम बता रहा है, मतलब टाइम निश्चित नहीं है। अगला देखिए, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला देखिए, तीसरा, डॉक्टर रोगी को बचाने के लिए सुबह से प्रयास कर रहे होंगे। द डॉक्टर विल हैव बीन ट्राइंग टू सेव द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। यह सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 1992 से, सोमवार से, मंगलवार से, मतलब इस तरह आएगा तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह निश्चित होता है। जब आएगा 2 घंटे से तो यह निश्चित नहीं होता है। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसमें निगेटिव सेंटेंस आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, पहले के अनुसार विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल, कर्ता के अनुसार उसके पश्चात नॉट लगाते हैं, उसके पश्चात हैव बीन लगाते हैं, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, श्रीमान सिंह 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया, नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो मिस्टर सिंह विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए, विल और हैव बीन के बीच में नॉट लगा है, ठीक, अच्छे से। अगला देखिए दूसरा, हम 4 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 o'clock। अब देखिए 4 बजे आएगा, 10 बजे, 2 बजे, तो इसके लिए इसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, लिपिक 2 बजे से टाइप नहीं कर रहा होगा। द क्लर्क विल नॉट हैव बीन टाइपिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से यहाँ पे भी आया है, तो ये निश्चित है, इसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। और नॉट देख रहे हैं, यहाँ पे लगा है विल हैव के बीच में, उसके बाद बीन तो रहेगा ही। अगला देखिए, इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट से पहले विल शैल का प्रयोग होता है, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हैव बीन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके पश्चात सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसी प्रकार जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम उसका स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके पश्चात एक ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार बना देते हैं, लास्ट में निश्चित अनिश्चित के लिए सिंस और फार का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक बात और, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या वह 2 बजे से रेडियो सुन रहा होगा। विल ही हैव बीन लिसनिंग टू द रेडियो सिंस 2 o'clock। विल हैव बीन। इंटरगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या से प्रारंभ होता है, जिसमें यस या नो में उत्तर मिलता है। जैसे वो क्या, वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा, हम कहेंगे नहीं पढ़ रहा है, नो, यस, तो इस तरह जवाब मिलता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले आ जाता है, अर्थात विल, उसके पश्चात हैव बीन कर्ता के बाद चला जाता है, ठीक। यहाँ पे जैसा यहाँ पे लिखा गया है, विल पहले, यहाँ पे विल पहले आ गया, उसके पश्चात सब्जेक्ट ही है, उसके पश्चात हैव बीन, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाने के पश्चात ये ऑब्जेक्ट लगाए, उसके पश्चात निश्चित समय है तो सिंस लगा दिए, सिंस 2 o'clock। अगला देखिए, क्योंकि यह क्या से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले विल या शैल ही आएगा कर्ता के अनुसार। दूसरा देखिए, क्या वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। अगला देखिए, मजदूर सोमवार से हड़ताल पर क्यों जा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए वाक्यों के बीच में क्यों आया है, तो इसका हम सबसे पहले इसी को QW करते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप वर्ड। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग वाई लिखे हैं, उसके पश्चात सहायक क्रिया विल,
का प्रयोग किए हैं। उसके पश्चात सब्जेक्ट द वर्कर्स हैव बीन गोइंग ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे। यहाँ पे सिंस सोमवार से आया तो ये निश्चित समय है। एक बात और, यह जब नकारात्मक रहेगा, कोई भी इंटरगेटिव वाक्य दिया गया है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे यही वाक्य रहता, मजदूर सोमवार से हड़ताल पर क्यों नहीं, यहाँ पर रहता क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो हम यहाँ पे वाई विल दी वर्कर्स, यहाँ पे वर्कर्स के बाद नॉट लगा देते, नॉट हैव बीन गोइंग ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, कुछ नहीं करते हैं। जब क्या से प्रारंभ होगा तब भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा तब भी। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो। कैसा लगा आप ज़रूर लिख करके बताएं। अब आइए आपके होमवर्क के बारे में चलते हैं। ये आपको होमवर्क दिया गया है, वे 2 वर्षों से उस शहर में क्या कर रहे होंगे। बहुत आसान है, बनाइएगा। प्रिया 2 घंटों से गाना गा रही होगी, ये भी आप बनाइएगा। क्या शिकारी 1 घंटे से हिरन का पीछा कर रहा होगा, ये भी बनाइएगा। सबको इंग्लिश में बनाना है। अगला देखिए, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में दिया गया है। विल इट हैव बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट, इसको आपको हिंदी में बनाना है, इंग्लिश में दिया हुआ है। दूसरा जो दिया है इसको भी आपको इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में बदलना है। तो ये आपका होमवर्क है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर